1 से लेकर के 17 जून तक का हमारा करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ये लोग लेट आएंगे ना, यही ख़राब लगता है मुझे। चलो, पहला पॉइंट क्या दिया है मुझे बताओ ज़रा। पहला पॉइंट क्या है, जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अंकुर स्कीम लॉन्च किया है। क्या कौन सा एक स्कीम लॉन्च किया है, जल्दी बताओ। अंकुर स्कीम। और अंकुर स्कीम के अंकुर अंदर क्या है? अंकुर अंकुर स्कीम के अंदर क्या है, बताओ ज़रा। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? व्हाट इज? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और चौहान। इसके अंदर क्या कहा गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, प्लांट रोपे जाएंगे, है ना। तो जो मॉनसून के सीजन में सबसे ज़्यादा सिटीजन जो प्लांट करेगा, पेड़ पौधा लगाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा। उस अवार्ड का नाम रहेगा, यानी स्कीम का नाम रहेगा अंकुर। क्या नाम रहेगा? अंकुर रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में ध्यान रखना है कि 30 दिन तक उसकी नर्चरिंग भी करनी है। तो थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पटेल। पहले जून से चल रहे हैं, 1 जून से चल रहे हैं। देखो, टाटा स्टील की अगर हम बात करें, टाटा स्टील जो CII का फुल फॉर्म क्या है बताओ? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो टाटा स्टील के जो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं हमारे, कौन, देख लो, टीवी नरेंद्रन। नाम क्या है? टाटा स्टील के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर, जो टीवी नरेंद्रन जी हैं, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। किसका? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडियन इंडस्ट्री क्या है? जो लाइसेंस प्रोवाइड कराती है 2021-22 का, ठीक है। अगर हम CII की बात करें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का फाउंडेशन की अगर हम बात करें, तो 1895 में इसका फाउंडेशन हुआ था। बात क्लियर है सबको? यस और नो? चलो, अगला पॉइंट देखते हैं। CBDT का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। उसके जो मेंबर हैं JB मोहपात्रा, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, चेयरमैन का पोस्ट दिया गया है। कौन सा पोस्ट दिया गया है? एडिशनल चार्ज दिया चेयरमैन गया का। है, चेयरमैन का पोस्ट दिया गया है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जगन्नाथ, JB का फुल फॉर्म है ये, विद्याधर मोहपात्रा जो मेंबर हैं CBDT के, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसका? डायरेक्ट टैक्सेस का। और ये प्रोसेस कितने दिन के लिए रहेगा? इनका टाइमिंग कितना है? 3 महीने के लिए रहेगा। कितने महीने के लिए रहेगा? 3 महीने के लिए रहेगा। तो आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। CBDT का अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की ईयर की बात करें, तो 1924 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये बात हम लोग लास्ट टाइम भी कर चुके थे, लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे। RBI ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का क्विज कर रहे थे लास्ट टाइम, याद होगा आप लोगों को? यस और नो? जल्दी बताइए। तो RBI ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है, ठीक है। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो था, उसको वो क्या हो पाया? फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दो, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि RBI ने रिसेंटली कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो कौन से बैंक का कैंसिल कर दिया है? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक जो है वो कौन से जगह पे लोकेटेड है? तो तो ये कौन सी जगह पे है? पुणे में है, पुणे। ठीक है। आगे की बात करते हैं बिजनेस न्यूज़ की, ठीक है। डिटेल में आप पढ़िएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आगे बात करते हैं। फार्म इजी ने मिडलाइफ कंपनी को, जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी है, उसको क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया है, यानी टेक ओवर कर लिया है। तो देख रहे हैं आप, फार्मेसी ने मिडलाइफ को क्या कर लिया है? टेक ऑफ कर लिया है, यानी टेक ओवर कर लिया, उसके शेयर्स परचेस कर लिए, ठीक है। इस प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डर जो डील वैल्यू की बात हुई है, वो कितना का वैल्यू बात हुआ है? $250 मिलियन। लास्ट टाइम जब हम लेक्चर लिए थे, लाइव लेक्चर लिए थे, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, याद है ना आपको? यस और नो? बोलिए, ठीक है ना। चलो, यस। तो हाँ, तो आगे बात करते हैं। फार्म इजी ऐप आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
डिफेंस न्यूज़ में हम बात कर रहे हैं नाटो का। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। नाटो ने एक कंडक्ट किया भाई, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स, ठीक है। और ये अगर हम बात करें, ये कहाँ पर हुआ भाई? मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन यूरोप। और यूरोप में क्यों हुआ? क्योंकि रसिया के साथ जो टेंशन था वो क्या हो गया था? रसिया के साथ इंक्रीज हो गया था, प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे, ठीक है। अगर हम नाटो की बात करें, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? तो आप क्या बोलेंगे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो के चेयरमैन का नाम क्या है? मिलिट्री कमेटी के एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। स्टुअर्ट पीच जो है नाटो के चेयरमैन हैं। अगर हम बात करेंगे नाटो में कितने कंट्रीज मेंबर हैं, तो 30 कंट्रीज मेंबर हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को हुआ। 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ नाटो का। बात क्लियर है सबको? चलिए आगे बात करते हैं। यस आगे सर। हमारा देख रहे हैं अवार्ड न्यूज़। तो 1 जून को हमारा कौन सा अवार्ड मिला? WHO के जो कौन है? WHO के चेयरमैन का नाम क्या है? जल्दी बताओ, हु इज द चेयरमैन ऑफ? टेड्रोस, नाम सुने हो? यस और नो? एथेनॉन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? डॉक्टर हर्षवर्धन को टोबैको कंट्रोल करने में उनको क्या किया? ऑनर किया, यानी एक स्पेशल रिस्पेक्ट कह सर सकते हैं टोबैको WHO की मीन्स तरफ क्या से, होता है? है ना। WHO, ये देखो डॉक्टर हर्षवर्धन सर जी हैं और ये WHO के चेयरमैन हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? सर टोबैको मीन्स क्या होता है? क्या हुआ? टोबैको मीन्स क्या होता है? टोबैको मतलब गुटखा। गुटखा गुटखा जो खाते हैं ना, पान मसाला वाला जो होता है, अच्छा। जो गुटखा लोग खाते रहते हैं, है ना। तो वो ओके सब, सर। तो टोबैको। टोबैको, हाँ टोबैको, तंबाकू। हाँ तंबाकू कह सकते हो, गुटखा तंबाकू जो बोलते हो आप, ठीक है। तो तंबाकू को रोकने में हर्षवर्धन का बहुत अच्छा रोल रहा। इसके लिए इन्होंने क्या किया? स्पेशल ऑनरशिप दिया, किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। टेड्रोस एथानॉन है कौन? ये इथोपिया से हैं, WHO के चेयरमैन, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड अभी हम इसको बोलते हैं। इन्होंने टोबैको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट टाइम ये पूछा था कि नो टोबैको डे कब मनाते हैं हम लोग? 31 मई को मनाते हैं। 31 में। याद होगा कि 31 मई को हमने प्रण ले लिया था कि सारे चीज़ें हम छोड़ देंगे, ठीक है। ई सिगरेट्स और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स को भी बंद करने की बात हुई थी। आगे बात करते हैं, बुक्स एंड ऑथर न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो जरा देख लेते हैं बुक्स एंड ऑथर न्यूज़ कौन है। रवि शास्त्री ने अपना पहला बुक रिलीज कर दिया है, जिसका नाम क्या है? स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग के नाम से रवि शास्त्री ने एक बुक रिलीज किया है। और द प्लेयर्स इन माय लाइफ, तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ बुक के ऑथर कौन है? बताइए कौन है? रवि शास्त्री। हालांकि एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि को ऑथर का नाम आए, बट अगर को ऑथर का नाम आता है तो एज मेमोन जो है इसके को ऑथर है। बट सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रवि शास्त्री का रिसेंटली जो बुक आया उसका नाम क्या? द प्लेयर्स इन माई लाइफ। चलिए आगे बात करते हैं। ए बुक नॉम टाइटल सावरकर। तो सावरकर, वैसे मैं लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके, एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966, ऑथर्ड बाय विक्रम सामपत। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सावरकर बुक को कौन लिखा है? विक्रम सामपत, ठीक है। समझ में आ रही है? हु इज़ द ऑथर? विक्रम सावंत। और टाइटल का नाम क्या है? सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966। फर्स्ट वॉल्यूम भी आ चुका था इसका, इकोज फ्रॉम ए फॉरगटन पास्ट। चलो आगे बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स स्मार्ट विंडो का क्या किया है? एक डिज़ाइन तैयार किया है, एक रिसर्च किया है कि जो कार्बन एमिशन होता है उसको हम क्या कर सकें? कम कर सकें। कार्बन एमिशन क्या कर सके? कम। तो सीधा सीधा पूछे, स्मार्ट विंडोज़ का कॉन्सेप्ट के लिए कौन से IIT ने पहल की है? तो IIT गुवाहाटी। किसने किया है? IIT
गुवाहाटी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है कि नहीं? इसमें ये बताया जाता है कि जो भी हीट निकलता है, जो भी हीट निकलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा या कंट्रोल कर लेगा। और जो लाइट निकलती है, आपको पता होना चाहिए बहुत सारे लाइट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसको भी क्या कर लेगा, वो कहीं ना कहीं क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस में हम देख लेते हैं। इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था, इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश किया था, सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल्स। तो डिटेल की बात करें, स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उस स्टूडेंट का नाम क्या है, आशीष कुमार चौधरी। कौन से डिपार्टमेंट से, आईआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, इनोवेशन में थोड़ा सा हेल्प किसने किया था, इनोवेशन थोड़ा नहीं मतलब इनोवेशन में योगदान किसने दिया था, देवव्रत सिकदर ने, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटीज के, और उनका रिसर्च स्टूडेंट जो है आशीष कुमार चौधरी। तो दोनों का आप नाम देख सकते हो, दोनों आदमी भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं, टीसीएस ने ओपन किया है फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन एम्स्टर्डम नीदरलैंड। क्या हमने ये बात पहले कर चुके हैं हम लोग, यस और नो, लास्ट लेक्चर में ही कर चुके यस सर। हैं, नीदरलैंड में हम लोग। सर टीसीएस क्या होता है? हाँ क्या, टीसीएस मीन्स क्या होता टीसीएस है? मतलब कंपनी का नाम है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देख रहे हो ना आप, कंपनी का नाम है, टाटा कंपनी है ना, तो उसी का आईटी फर्म जो डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है, उसको हम टीसीएस बोलते हैं। तो आई हैव सर्व ओके फॉर सर। टीसीएस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 months। ठीक है, चलिए, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो एक इनोवेशन हब खोलने वाले हैं एम्स्टर्डम में, खोलने वाले हैं नेदरलैंड में। तो थोड़ा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। टीसीएस के सीईओ का नाम है राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन है कौन, टीसीएस के करंट सीईओ। फाउंड की बात करें, फाउंडेड की बात करें तो 1 अप्रैल 1968, 1 अप्रैल 1968 को क्या हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड का करेंसी क्या चलता है, यूरो चलता है। क्या चलता है, यूरो चलता है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं, अवार्ड न्यूज़ की बात करते हैं। उताह जज जॉर्डन क्लार्कसन विंस 2021 सिक्स्थ मैन ऑफ द ईयर। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। जॉर्डन क्लार्कसन ने क्या किया, सिक्स्थ मैन अवार्ड जीत लिया है। तो आप देख रहे हो, गेम भी आप देख ही पा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, तो चलिए, तो जैसा हमने बात किया था कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। 1 जून को हमने क्या मनाया था, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने मनाया था, और हम उसके अगले दिन ही क्या मनाए थे, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, चलिए, इस प्रोसेस में एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड मिल्क डे भी हम 1 जून को मनाए थे। 1 जून को क्या मनाया था हमने, वर्ल्ड मिल्क डे। डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं। तो फॉर्मर डेनिश प्राइम मिनिस्टर पॉल स्ल्यूटर पासेज अवे, यानी पॉल स्ल्यूटर जो हैं उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, यानी डेथ हो गया। ये कहाँ के थे, दानिश के प्राइम मिनिस्टर थे। यानी दानिश का मतलब, हम कहने का मतलब क्या है, डेनमार्क। तो दानिश भी हम बोलते हैं हम लोग। तो पॉल स्क्ल्यूटर का डेथ हो गया, डेनमार्क से थे। आगे बात करते सर हैं, दानिश एक कंट्री है, दानिश कंट्री का नाम है। जैसे हम लोग इंडिया को इंडियन बोलते हैं ना, ठीक है, चाइना यस। को चाइनीज़ बोलते हैं ना, ये सुनो, रसिया यस को सर। रशियन बोलते हैं ना, वैसे डेनमार्क को यस। डेनमार्कियन नहीं बोलते हैं, दानिश बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, समझ में आया थैंक ना? यू। ओके सर। जैसे पोलैंड को पोलैंडीज नहीं बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं। पोलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं, पॉलिश, पॉलिश। POLISH, है ना, पॉलिश लोग। ठीक जी। है, ठीक है। ओके सर। जैसे ब्रिटेन के लोग को हम ब्रिटेन का लोग को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं। उसी तरह से डेनमार्क के लोग को हम दानिश बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बस ये नाम ध्यान रखिएगा, पॉल स्ल्यूटर। आगे बात करते हैं, मिसलेनियस न्यूज़ की बात कर लें थोड़ा अलग। देखिए, IFFCO, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने फर्स्ट नैनो यूरिया का क्या किया है, उत्पादन किया है, या फिर क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया है फार्मर्स फॉर
अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये लास्ट टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए फटाफट। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, जल्दी बताइए। नैनो यूरिया लिक्विड, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो IFFCO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। लिमिटेड। ठीक है, चलिए। IFFCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, IFFCO का फाउंडेशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और अगर हम बात करें 3 नवंबर 1969 को इसका फाउंडेशन हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रह सकता है आपको। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करो कि आपका 21 जून को पेपर है, मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? सपोज करो कि आपका पेपर कब है? 21 जून को। मान लो उसमें 3 शिफ्ट हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? यस और नो, जल्दी बताओ। अब आपसे फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर IFFCO ने एक नया लिक्विड इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? नैनो यूरिया। तो सेकेंड शिफ्ट में टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि IFFO का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेकेंड शिफ्ट में। और थर्ड शिफ्ट में क्या पूछ सकता है कि IFFCO के चेयरमैन कौन है? BS नकाई। ऐसा देखने को मिला है कि क्वेश्चन टॉपिक एक ही रहता है, लेकिन उससे ही से रिलेटेड पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है? और हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा तो सेकंड शिफ्ट में ये पूछ ले। चेयरमैन अलग होते हैं, BS नकाई, और CEO अलग होते हैं। तो अगर हम CEO की बात करें तो डॉक्टर US अवस्थी इनका नाम है। चलिए आगे की बात करते हैं, सेकंड जून पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं RDSO। RDSO becomes India's first standard body to join One Nation One Standard scheme। One Nation One Standard scheme। तो RDSO का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किया है, किसके अंदर, किसके लिए किया है, जल्दी बताओ? इंडियन रेलवे के लिए किया है। किसके लिए किया है? इंडियन रेलवे के लिए किया है। हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी इन द कंट्री टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। यानी एक नेशन है और सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करेगा। ठीक है, तो कौन लेकर आया है? RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। RDSO का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। RDSO का फाउंडेशन कब हुआ? 1921 में हुआ था। चलो अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2 जून के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर, आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? बताओ। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू क्या? फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो लॉन्च्ड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ horticulture. In a pilot phase, the program will be implemented 12 horticulture clusters out of 53 clusters has been selected for the program। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या स्टार्ट किया है? हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? क्लियर है? क्लस्टर्स के बारे में पूछ लिया जाए तो हो सकता है आपसे, तो 53 क्लस्टर्स का ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं। WHO ने कोविड-19 वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया इज कप्पा एंड डेल्टा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना और एग्जाम में 100% आएगा। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट देखने को मिला, कप्पा और डेल्टा। तो कप्पा कहाँ मिला? कर्नाटका में मिला है। कप्पा कहाँ मिला है, जल्दी बताओ बाबू? कप्पा कहाँ मिला है? कर्नाटका में मिला है। कर्नाटका में मिला है। ठीक है, तो पहला वेरिएंट, पहला इंसान जो इस चीज से देखने को मिला। क्या बोल रहे हो? कप्पा मतलब होता क्या है? अरे नाम है। अब जैसे कि कोरोना, जैसे हम कोरोना है नाम रख दिया ना हमने वायरस का, तो उसका एक नया वेरिएंट निकला है, अलग टाइप का बीमारी, अलग टाइप के सिम्टम। अरे यार म्यूट कर लो अपने आप को। स्पीकर ना तुम लोग हेडफोन अच्छा खरीदा करो भाई, एकदम लोकल वाला 100 रुपये वाला रोड पर से उठा के खरीद के यूज करते हो
हैं 50 रुपए वाला, इसीलिए खटपिट खटपिट होता रहता है तुम्हारे साइड से। चलो, WHO ने नाम रखा है कप्पा और डेल्टा। क्या नाम रखा है जल्दी बताओ? कप्पा एंड डेल्टा। कप्पा, देखो भाई मैं डाल देता हूँ अभी वेरिएंट, सॉरी, कप्पा वेरिएंट है ना ऑफ कोविड-19। देखो इंडियन वेरिएंट है, फाउंड इन इंडिया। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कप्पा और डेल्टा। चलिए आगे बात करते हैं। और अलग अलग टाइप के वायरस भी आए हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, है ना। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक सेकंड इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो कोविड-19 के फर्स्ट फाउंड इन इंडिया कप्पा और डेल्टा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जल्दी बताइए, क्लियर है सबको? यस और नो, जल्दी बताओ, है कि नहीं? अरे बोलो, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है। तो वेरिएंट का अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो B.1.6.617.1, B.1.617.2, इतना तो ऑप्शन नहीं पूछेगा, ये ऑप्शन नहीं पूछेगा, बट हो सकता है कि ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी बताओ? स्विट्जरलैंड में। एक सेकंड होल्ड करना तुम लोग। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक। एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। चलो आगे बात करते हैं। WHO के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेड्रोस एथानॉन। ये कहाँ से हैं जल्दी बताओ? इथोपिया से हैं, यस और नो? ये इथोपिया से हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा फोटो आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जस्टिस AK मिश्रा टू हेड NHRC। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं वो नए चेयरमैन बनने वाले हैं, किसके? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। AK मिश्रा, ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी को बनाया जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखते हो कि कभी भी कोई भी चीज़ें गलत होती है तो बोलते हैं ना, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आप नहीं जा सकते, कानून के उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब ये कौन बनने वाले हैं? चेयरमैन बनने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन पैनल में नरेंद्र मोदी जी पर्सनली बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं। और कौन कौन थे? अमित शाह जी थे, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी रहे हैं, कौन? हरिवंश, ठीक है। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, UPSC वालों थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अरुण कुमार मिश्रा जी हु विल भी नहीं पूछेगा, हो सक जब आपका एग्जाम होगा तो आपसे पूछेगा हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ, या हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ NHRC, तो आप सीधा सीधा देंगे अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और बात कर लें। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी अंडरटेकिंग में आता है ये, सीधा सीधा। और हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो वो न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, चलो मैं आगे बता ही देता हूँ। मैग्मा फिनकॉर्प ने अपॉइंट किया है किसको? अदार पूनावाला एस चेयरमैन। अदार पूनावाला को क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया। तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं हु इज़ अदार पूनावाला? क्या किसी को पता है कि अदार पूनावाला कौन है? जल्दी बताओ, बोलो। कोविशील्ड इंस्टीट्यूट का हाँ, आपको ये बात जानना जरूरी है। CEO। हाँ, आप कोविड से तो बोल रहे, बहुत अच्छी बात है, बट एक्चुअल में इम्पोर्टेंट ये है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कि कौन
रहे हैं ये सीईओ। सीईओ रहे हैं, और इनका नाम क्या है? अदार पूनावाला। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो हमारा वैक्सीन बना, इसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो मैग्मा फिनकॉर्प ने क्या किया? इनको अपना चेयरमैन बना लिया। ऐसा ही होता है, कोई इंसान इंडिया में बहुत बड़ा काम कर दे या बहुत अच्छा काम कर दे तो बड़ी कंपनी क्या कर लेती है? उनको अपने अंदर ले लेती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैग्मा फिनकॉर्प ने अदार पूनावाला को बना लिया। इस प्रोसेस में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पूनावाला ने कंट्रोल किया था कौन सा कंपनी? राइजिंग सन होल्डिंग्स का। राइजिंग सन होल्डिंग्स ने नॉन बैंकिंग लेंडर 3,456 करोड़, लगभग 3,500 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और लेंडर ने अपॉइंट किया अभय भटूडा एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड विजय देसवाल एज सीईओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, चेयरमैन तो अदार पूनावाला रहेंगे, लेकिन अभय भटूडा जी और विजय देसवाल को क्या बनाया गया है? सीईओ बनाया गया। तो इस प्रोसेस में थोड़ा और हम बात कर ले। मेगा फिनकॉर्प की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। मेगा फिनकॉर्प का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल। फाउंडर कौन है? मयंक पोदार एंड संजय कमरिया या चामरिया, जो भी है ना। मयंक पोदार और संजय चामरिया। मैग्मा फिनकॉर्प का फाउंडेशन हुआ था 1988 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि अदार पूनावाला कौन से कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं? तो उसका नाम रहेगा मैग्मा फिनकॉर्प, या फिर ये पूछा सकता है मैगा फिनकॉर्प ने रिसेंटली नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया है? तो उसका नाम आंसर रहेगा अदार पूनावाला। और अगर शिफ्ट चेंज हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है मैग्मा फिनकॉर्प का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक। आगे की बात करते हैं। चलिए, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने डेप्यूटी चीफ का पोस्ट संभाल लिया है। डेप्यूटी चीफ का संभाल लिया है किसने संभाला है? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने क्या किया है? बताओ जल्दी से। पोस्ट संभाल लिया किसका? नेवल स्टाफ, यानी इंडियन नेवी का। तो नेवी वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। समझ में आ रही बात? यस और नो? हाँ भाई, क्लियर है सबको? चलो, तो रवनीत सिंह बन गए हैं वाइस एडमिरल, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। IBF अपॉइंट्स जस्टिस रिटायर्ड विक्रमजीत सेन एज द चेयरमैन, ठीक है। ये जज रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, फॉर्मर चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। अब देखो, इंडियन IBF को फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के जो हैं नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? जल्दी बताओ। विक्रमजीत सेन। कौन बन गए हैं? विक्रमजीत सेन, ठीक है। और इस प्रोसेस में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। क्या? बोलो। सर, एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंट है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर, लॉयर जो अगर मतलब लॉयर है तो वो कोर्ट में लड़ सकता है या नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि मुझे इसके बीच का डिफरेंस जानना है सर। अब ये बताओ कि देखो, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना, ठीक है। जी सर। अब देखो, एडवोकेट कुछ तो आप लोग देखते होंगे कि किसी के पास लाइसेंस होता है, कुछ लोग नॉन लाइसेंसी भी होते हैं, ठीक है। जिनके पास लड़ने की क्या होती है? सीधा सीधा हाई कोर्ट में उनके पास परमिशन नहीं होते, बट वो सारे पेपर्स रेडी कर देते हैं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पेश होते हैं किसके सामने? जज के सामने। तो दोनों वैसे कोई फ़र्क नहीं है एडवोकेट में और लॉयर में, बस सिर्फ पावर्स का डिफरेंस है, ठीक है। कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में होंगे, कुछ लोग हाई कोर्ट में होंगे। तो इसके बारे में जब लीगल का हम लोग देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं विक्रमजीत से, क्योंकि फिर हमारा करंट अफेयर्स रुक जाएगा पूरा का पूरा। तो फिलहाल आपसे इस एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि विक्रमजीत सेन कौन बने हैं?
आईबीएफ के नए चेयरमैन। ठीक है, तो डिटेल में जब हम देखेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में देखेंगे तो। ठीक है, तो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल डीएमसी-आरसी। तो सीधा सीधा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इकोनॉमी न्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ओईसीडी, पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंडिया का इन्होंने ग्रोथ रेट बताया है 9.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। 2022 के लिए कितना परसेंट बोला है, कितना परसेंट बोला है, जल्दी बताओ। 9.9%। 9.9% प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा। मार्च में उन्होंने कहा था 12.6%। ठीक है, लेकिन अब हम करेंटली ओवरऑल हम बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 9.9% रखा है। ठीक है, तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी बताओ। पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस में होगा। और इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 30 सितंबर। देखो, ऐसे में आपको एक बात और बताता हूँ, जहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड जैसे आपको दिखे ना, इकोनॉमिक वर्ड, तो कहीं ना कहीं ये बात आप समझ सकते हैं कि उसका जो है हेडक्वार्टर फ्रांस में देखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं। चलिए, तो जो लोग नहीं देखे हो उसका ट्रिक का मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिक के साथ बताया गया है सब में, है ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जहाँ जिस टर्म ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, स्विट्ज़रलैंड में होता है। जैसे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो जिस में लास्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका हेडक्वार्टर ज़्यादातर कहाँ होता है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो ये मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आप देख लीजिए जाके। एसबीआई इकोनॉमिस्ट रिवाइजेस जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फाइनेंशियल टू 7.9%। तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया है इंडिया का 2022 के लिए, 7.9%। ठीक है, और उसका रिसर्च देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म हो जाता है। इस रिपोर्ट का नाम है इकोरैप। ठीक है, इकोरैप नाम का एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसका नाम है, जो कौन करती है, एसबीआई करती है। तो थोड़ा और आगे हम बात करते हैं। एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा। ये आपको 100% याद होना चाहिए। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का फाउंडेशन हुआ था। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट, मोदी ने प्रोजेक्ट किया है इकोनॉमी कितना, 9.3%। कितना, 9.3%। एसबीआई ने कितना किया है, 7.9%। यस और नो, जल्दी बताओ। एसबीआई ने कितना किया, 7.9%। यस और नो, जल्दी बताओ। अरे बोलो। ओईसीडी ने कितना किया है, 9%। ओईसीडी ने 9% किया है, एसबीआई ने 7.9% और मोदी ने किया 9.3%। ठीक है, मोदी ने क्या किया है, 9.3% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहेगा। ठीक है, चलो रैंक और रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2021-22। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर साल निकाला जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमेशा से टॉप करने वाला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर आया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है एमआईटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ, फॉलोड बाय, मतलब उसके साथ बारी बारी से नीचे चलते जाएंगे तो एमआईटी बोलते हैं हम लोग, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट रैंक कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या रहेगा,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम टॉप 10 में हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं रही है, लेकिन हाँ अगर हम टॉप मतलब 68 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो 2000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या है लिस्टेड होते हैं या नाम उनका आता है। इस प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो 415 नंबर का रैंक लेकर आया है कौन, IIM अहमदाबाद। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेते हैं उनको लगता है कि वो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं और रियल में बहुत अच्छे होते हैं, बट फिर भी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो IIM अहमदाबाद का रैंकिंग कितना है, 415 है। और थोड़ा सा और हम नीचे चलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का रैंक जो है 459th रैंक है, यानी 460 से एक कम, यानी 459th रैंक पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। IIM अहमदाबाद 415 रैंक पे। टॉप कौन किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किया। तो चलिए ग्लोबल रैंक की हम बात कर रहे हैं तो IIM अहमदाबाद का रैंक कितना है, 415 है। ग्लोबल रैंक 459 रैंक किसको मिला है, IIS बेंगलोर को मिला है। 543 किसको मिला है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, जो टाटा इंस्टीट्यूट आप जानते होंगे, ठीक है। 557 IIT मद्रास को मिला है, 567 IIT बॉम्बे को मिला है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में टॉप कौन किया है जल्दी बताओ, वर्ल्ड में कौन टॉप किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन इंडिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे हैज़ टॉप्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। आई मीन टॉप इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नहीं बोलना चाहिए, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह सकते हो, या टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज़ IIT बॉम्बे, ठीक है। इंडिया में टॉप किया है IIT बॉम्बे, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन वर्ल्ड में रैंक इतना है इसका 567। दिलचस्प बात तो ये है कि IIT बॉम्बे का वर्ल्ड में रैंक 567 है, जबकि इससे भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIM अहमदाबाद हो गया, बट ये तो जनरली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हुआ, तो इंजीनियरिंग है नहीं ये, लेकिन ये साइंस का बात है 459 में। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो IIT बॉम्बे इज़ द बेस्ट इन इंडिया, तो अच्छी बात है। 571 यूनिवर्सिटी दिल्ली का मिला, 623 IIT दिल्ली का रैंक है। IIT खड़गपुर का रैंक है 708। ये सब एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा सकता है, पूछा जाएगा आपसे, बट आपसे ये बेस्ट पूछा सकता है कि बेस्ट इंडिया में कौन सा है। लेकिन हाँ, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर टफ बनाना हो तो कुछ भी कर सकते हैं। रैंक 818 मिला है IIT कानपुर को। तो थोड़ा और समझते हैं, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IIT रोपर कहाँ पे है, पंजाब में है, ये बात आप समझ लीजिएगा अच्छे से। IIT रोपर जो है पंजाब में है। MB टैग नाम का फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर डाटा लॉगर, ठीक है। ये क्या है, हमारा टेम्परेचर को मेज़रमेंट करता है, रियल टाइम टेम्परेचर को मेज़रमेंट करता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जनरली हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं, यस और नो, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो IIT रोपर ने पंजाब के जो है, ठीक है, पंजाब में जो इस्टेब्लिश्ड है, उसने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है MB टैग, ठीक है। और रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर बता देगा, और आपके अंदर बॉडी, उसका वैक्सीन और उसके इफ़ेक्ट और उसका ऑर्गेन और ब्लड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में थोड़ा और डिटेल में जाना चाहेंगे तो कोविड-19 का वैक्सीन लगाने के बाद या ऑर्गेन में या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा का सारा मेजरमेंट कर सकता है। कौन कर सकता है जल्दी बताओ, MB टैग। समझ में आ रहा है बात, MB टैग। चलिए आगे बात करते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में बात करेंगे तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया संजीत कुमार विंस गोल्ड मेडल। तो इंडिया का जो संजीत कुमार हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में संजीत कुमार, ये देख लो संजीत कुमार कौन है, ये है, ये सुनो, संजीत कुमार, देखो संजीत कुमार ने क्या किया है जल्दी बताओ, गोल्ड मेडल जीता। यानी इसने 91 गोल्ड मेडल 91 kg वेट कैटेगरी, ये 91 kg का लग तो नहीं रहा है लेकिन है भाई ठीक है। संजीत कुमार वो गोल्ड मेडल जीत गया है ना। तो चैंपियनशिप का नाम क्या है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ABC आपको लगेगा कि ABC है, बट एशियन के लिए AS लिखा गया है और बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए ASBC, ठीक है। तो संजीत दोनों नाश्ते के लिए लड़ रहे।
नाइन, हाँ जैसे तुम करते हो नहीं, ठीक है। चलो संजीत पुल्ड ऑफ, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो ये डिटेल में पढ़ लेना। अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ कहाँ था, तो ये बस याद रख लेना, दुबई में हुआ था। हुआ कहाँ पे था, दुबई में हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो थोड़ा और बात करते हैं हम लोग, डेथ की बात कर लेते हैं। टीएम कालियनन, टीएम कालियनन जो लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पासेस अवे। आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, ये सुनो। उस टाइम पे ये आदमी भी थे जिनका नाम टीएम कलियनन था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सर्व कर चुके हैं हमारे देश को, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो टीएम कलियनन ग्राउंडर बोल सकते हैं आप, तो फॉर्मर मेंबर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, डाइड एट द एज ऑफ 101। तो आप देख भी रहे हो हमारे देश की आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब, है ना, ठीक है ना। तो उस समय की अगर हम बात करें, उस समय से ये, उस टाइम पे जब आज़ादी था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। अब नेचुरल सी बात है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर रहे होंगे तो लगभग उनकी 30 साल की तो एज होगी, ये सो नो, 30-35 के आसपास तो होगी, ये सो नो। और अभी इनका डेथ हुआ, जबकि हमारे आज़ादी के कितने साल बीत चुके हैं, ठीक है ना। 21 साल इधर ले लो और 47 है तो 53 उधर ले लो, तो 74 ईयर्स हो चुके हैं, 75वां अब आने वाला है, ठीक है ना। और इसके लिए एक स्कीम भी लॉन्च किया जा रहा है, वो मैं आगे बाद में बताऊंगा आपको। तो ये एमएलसी रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहाँ से है, कहाँ के रहने वाले थे ये बताओ जरा, तमिलनाडु के। 3 बार ये एमएलए रह चुके हैं, 1952 से 67 तक। यंगेस्ट मेंबर थे, दिलचस्प बात ये है कि सबसे यंग मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब हमारा देश की आज़ादी की बात चल रही थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नाम क्या बताया हम लोगों ने, बताओ जल्दी से बताओ। टीएम कलियनन, टीएम कलियनन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एडॉप्ट्स डिसीजन टू रिकॉग्नाइज 30 जनवरी एज वर्ल्ड एनटीडी डे। एनटीडी का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपसे थीम भी पूछा जा सकता है, बीट एनटीडी, ठीक है, फॉर गुड फॉर ऑल, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, एनटीडी डे हम कब मनाते हैं, 30 जनवरी को मनाने की बात की गई है। चलिए अगले बात करते हैं। याद रखिएगा वो जनवरी का था, जून मत समझ लेना उसको, है ना। 30 जनवरी ही बोला है मैंने, 30 जून नहीं बोला है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ट्रॉपिकल डिजीज़। 3 जून की बात कर लेते हैं। देखो 2 जून करने में हम लोग 2 दिन का करने में कितना टाइम चला गया हमारा। इसाक हरजॉग, इसाक हरजॉग प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल बने, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसाक हरजॉग को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, ठीक है। इजराइल के, देखो अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके ऊपर 3 पॉइंटर्स बता रहा हूँ, तो टेक्निकली एक पॉइंटर 4 पॉइंटर के बराबर हो गया, है ना, ठीक है। इजराइल का क्या बात है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट की तो बात समझ में आया, इसाक हरजॉग बने हैं। इसाक हरजॉग, एक तो इसाक न्यूटन थे, यहाँ पे हरजॉग जी आ गए हैं। इसाक हरजॉग बने हैं इजराइल के न्यू प्रेसिडेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का अगर पूछा जाए तो प्रेसिडेंट तो समझ में आ गया, हरजॉग जी हैं इसाक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू, ठीक है। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, और करेंसी चलती है इजराइल शकील, शकील चलती है, शकील बोलते हैं इसको, इजराइल शकील बोलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बात करते हैं। सर अभी चेंज हो गया, क्या हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, देखो फिर से एक नया समस्या खड़ा कर दिया इसने, चाइना ने। चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। अब देखो H1N1 से हम लोग परेशान थे, यस और नो, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, H1N1, यस और नो, याद है आपको ऐसा हादसा हुआ था। मतलब
अब एक नया टाइप का बर्ड फ्लू ले आए। देखो ये कितना आगे चल रहा है ज़िंदगी में, बीमारियों को लाने में कितना आगे है, H10 तक पहुंच गए हैं। ठीक है। और एन के भी अभी H100 आएगा। H1N1 तक तो ठीक था। अब 1 से 2 हम नहीं चाहते हैं, ये भाई साहब 10 तक पहुंच गए और एन के भी तीसरे वर्जन आ गए, यानी 2 तो आ गया होगा, अब आया नहीं आया वो अलग मामला है। बट सीधी सीधी बात है कि एक नया बर्ड फ्लू की बात है। देखो ये चाइनीज़ बड़ा परेशान है इस चिकन को देख के। ठीक है, ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो H10N3 का नया स्ट्रेन कहाँ पे आया है, तो सीधा सीधा बात है चाइना का। तो बर्ड फ्लू का भी मामला चाइना से आया है। और सिटी का नाम अगर हम बात करें, द मैन रेसिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ जेनजियांग वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। तो जगह का नाम कहाँ से ये शुरू हुआ, जेनजियांग से शुरू हुआ है। चाइना का कैपिटल आप लोग जानते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पहले से पता होगा कि बर्ड फ्लू के वजह से H7N9 जब आया था तो लगभग 300 लोगों का डेथ हो गया था। ठीक है, अब देखो ये कार्यक्रम कब तक चलता है, क्रियाक्रम, ये जो नया टाइप का बर्ड फ्लू आया है। चाइना कैपिटल की बात करें तो बीजिंग। क्या है चाइना कैपिटल का काम, क्या है, बीजिंग। आपको 20 का है। बीजिंग। और चाइना का करेंसी का नाम क्या है, बोलो, रेन। अच्छा चाइना, रेनबी। अच्छा एक बात बताओ, चाइना का आप लोग को पता, जापान का क्या है, अरे बोलो। टोक्यो। अरे कैपिटल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जापान का वो पूछ रहा हूँ, करेंसी पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। बाई नहीं बोलोगे, जापान का करेंसी का नाम, येन। करेंसी क्या है, जापान का येन है। येन तो चाइना का युआन सुना था आपने, चाइना का युआन सुना था आपने, अरे बोलो। यस यस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम बात करें, वैसे आपको मैं बता दूं कि चाइना के एक युआन की वैल्यू जो है, युआन की वैल्यू जो है लगभग 12 रुपए के आसपास होती है, 11.49 इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस लगभग 11.49। लेकिन एक नया करेंसी निकल कर मार्केट में आया जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, जल्दी बताओ, बोलो। रेनबेनबी। रेन मिनबी। रेनबेनबी। हाँ, चाइना रेन मिनबी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक रेन मिनबी का वैल्यू कितना है रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में 11.48 इंडियन रुपी। तो देखो एक बात यह है कि अगर रेनबिनबी ऑप्शन में रहा तो युआन नहीं रहेगा, और युआन रहा तो रेनबिनबी नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर नया करेंसी बोलेंगे व्हाट इज द न्यू करेंसी ऑफ चाइना, तो आप रेनबिनबी का नाम लगाएंगे। ठीक है, तो युआन पे मत लगा देना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसको तो पता ही आपको, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है जी जिनपिंग। ठीक है, व्हाट्सएप अपॉइंट्स परेश बी लाल एज ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। आपको पता है व्हाट्सएप के साथ बहुत सारा चीज़ें चल रही है, इलीगल टाइप के शेयरिंग हो रही है ना। यस। ठीक है, तो उसके लिए ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जिसका नाम क्या है, परेश बी लाल, जो क्या करेगा, व्हाट्सएप को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना, प्रोटेक्ट करेगा कि कुछ भी चीज़ें गलत ना हो। ठीक है, परेश बी लाल बने हैं ग्रीवांस ऑफिसर। ठीक है, चलिए लीगल कितने भी पॉइंट्स, लीगल जितने इश्यूज आएंगे वो कौन हैंडल करेंगे, कौन करेंगे, ठीक है बोलो जल्दी, कौन करेंगे, परेश बी लाल। ठीक है, व्हाट्सएप ने अपडेट किया अपने वेबसाइट को और उन्होंने लाल को कांटेक्ट किया। तो आगे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आईटी ऑर्डर नया निकला है टेक कंपनीज के लिए। आपको पता है गवर्नमेंट आईटी को लेकर के अपने अपने नए रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप टू। ठीक है, तो अब जो कुछ भी होगी ग्रीवांस ऑफिसर्स के थ्रू बात होगी, डायरेक्ट कोई भी चीज़ें, हाँ, व्हाट्सएप इम्प्लीज अप्लाई नहीं कर सकता है इंडिया में। ठीक है, उसी तरह से एक प्रोसेस के थ्रू होगा जिसमें एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो कोई भी ग्रीवांस ऑफिसर शैल एड्रेस द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट विद इन 15 डेज। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गलत शेयरिंग हो जाती है, कोई चीज़ें हो जाती है, कंप्लेन आ जाता है ना। ठीक है,
तो क्या होगा, दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट। आगे बात करते हैं। फाउंडेशन कब हुआ था, 2009 को हुआ था। सीईओ का नाम, अच्छा व्हाट्सएप के सीईओ का नाम क्या है, अभी तक आपको फेसबुक का पता था, फेसबुक के सीईओ का नाम क्या है, बोलो। मार्क जुगरबर्ग है, लेकिन व्हाट्सएप के सीईओ का नाम आपको जाना विल कैटरहार्ट। ठीक है, विल कैटकर्ट, ठीक है, विल काटकर्ट, ठीक है। व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। जगह का नाम है मेनलो पार्क, नाम जगह का नाम क्या है, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। मैं चाहता हूँ कि इस पार्क को आप जरूर देखो, मेनलो पार्क को। ये घाटकोपर में। जाओ नाश्ता करके आओ। क्या क्या क्लिक हुआ है देख लेना भाई, निकलना तो चाहिए। ये रहा मेनलो पार्क, दिख रहा है आपको, यहाँ से पूरा व्हाट्सएप ऑपरेट होता है, ठीक है। मेनलो देखो, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया दिख रहा है आपको, ये रहा। यहाँ से पूरा देखो, आप यह देख रहे हो कि यहाँ पे फेसबुक भी लिखा हुआ है ना। अब फेसबुक का टैग इसलिए लगा हुआ है क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये अंदर की कार्यक्रम चल रही है, स्टाफ लोग बैठे हैं, ये देखो व्हाट्सएप फाउंडर और स्प्लिट बिटवीन फेसबुक। तो ये इनका वर्क स्टेशन है जहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलो अच्छा लगा आप लोगों को, आगे चलते हैं, ठीक है, दर्शन करा दिया आपको। चलिए, व्हाट्सएप का एक्विजिशन डेट हुआ था 19 फरवरी 2014 को। 2014 को एक्वायर कर लिया था फेसबुक ने, है ना, पता है आपको। व्हाट्सएप के फाउंडर कौन थे, इनफैक्ट कौन है, ठीक है, जैन कॉम और ब्रायन एक्शन। हम लोग यूज कर तो लेते हैं लेकिन नहीं पता होता, तो जानना भी जरूरी होता है। व्हाट्सएप का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या था, फेसबुक। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या था, फेसबुक। चलिए आगे बात करते हैं। चलो अगला क्या टर्म है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर टेक्स चार्ज एज डीजी ऑफ। डीजी मतलब क्या होता है, डायरेक्टर जनरल। डीजी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कहाँ की बनी है जल्दी बताओ, आसाम राइफल्स, ये सुनो बने हैं एक्चुअली। चंद्रन नायर, नाम क्या है, प्रदीप चंद्रन नायर, डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स। देख लो ये प्रदीप चंद्रन नायर लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं किसके, आसाम राइफल्स के, और 21वां नंबर के डायरेक्टर रहे हैं ये। आसाम राइफल्स 1835 में आया था। हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो शिलोंग मेघालय में है। नेक्स्ट विनय नंदी कुरी डायरेक्टर ऑफ सीसीएमबी। सीसीएमबी का मतलब क्या होता है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विनय कुमार नंदीकुरी, ठीक है, ये मोस्ट सेलुलर एंड माइक्रोलर बायोलॉजी, और ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो कौन बने, याद रखिएगा ये जो हैं ये IITian है, ये क्या है, एक IITian है, डॉक्टर के नंदीकुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाउंडेशन इसका 1977 में हुआ था। तो देखो भाई अगला अगर हम बात करें तो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ ऑफ केन्या अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन थे, कौन थे, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन। सबको पता है, यस और नो। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक इंडियन का पद जिसके पास था वो अब एक केन्या के इंसान को दे दिया गया है, और उनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। वो अब बन गए हैं WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन,
ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड याद रखना, WHO के चेयरमैन नहीं, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन, ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क होता है। तो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल फॉर हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ ऑफ केन्या हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 साल। तो 1 साल के लिए बनाया गया है। तो देखिए क्या क्या आगे की बातें हैं। केन्या का कैपिटल क्या है? नैरोबी है। केन्या में चलता क्या है? केनियन सीलिंग चलता है। और प्रेसिडेंट का नाम हम बात कर रहे हैं तो उहुरु केनियत्ता। उहुरु केनियत्ता, उहुरु केनियत्ता बने हैं क्या? प्रेसिडेंट। कहाँ के? केन्या के। ठीक। नेक्स्ट, अमूल कंपनी आप नाम सुने होंगे, ये सुनो, अमूल कंपनी का नाम सुना है आपने? मिल्क का, दूध पीता है इंडिया, Yes. है ना। तो RS सोधी को इंटरनेशनल, जो अमूल के रहे हैं, कौन? RS सोधी जी, उनको इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन का बोर्ड में ले लिया गया है। ठीक है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हैज़ इलेक्टेड RS सोधी मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अब देखो, अमूल तो एक प्रोडक्ट का नाम हो गया ना, जैसे फ्रूटी है तो फ्रूटी तो एक प्रोडक्ट हो गया, बट कंपनी का नाम तो अलग हो जाता है ना, ये सुनो। जैसे पेप्सी, अगर हम बात करें पेप्सी का, तो पेप्सी तो एक प्रोडक्ट हो गया, बट कंपनी का नाम है पेप्सिको। क्या नाम है? पेप्सिको। तो वैसे ही कंपनी का नाम क्या है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो ये पहले रहे थे किसके? इनफैक्ट किसके हैं? अमूल के। ठीक है। और उनको ही किसका पदभार संभालने के लिए दिया गया है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का। अब जो मिल्क का कारोबार में अच्छा करता है उसी को ये पद मिलेगा ना, डेयरी का। ये सुनो। चलो, टेस्ट ऑफ इंडिया। तो देखो, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हम बात करें, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के कौन है? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं कैरोलिन एमॉन्ड। नाम क्या है? कैरोलिन एमॉन्ड। ठीक है। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1903 में हुआ था, 1903 में हुआ था इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट। एग्रीमेंट न्यूज़ देखो, SCO एग्रीमेंट और मास मीडिया कॉरपोरेशन गेट्स इंडियाज रेट्रोस्पेक्टिव नोट। ठीक है। मास मीडिया कॉरपोरेशन, नाम क्या है? मास मीडिया कॉरपोरेशन। तो ये अगर हम बात करें तो मास मीडिया कॉरपोरेशन किस कौन कौन से मेंबर स्टेट्स के लिए हुआ है? सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। SCO का फुल फॉर्म तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। और ये कहाँ पे हुआ था? संघाई में हुआ था। इस प्रोसेस में अगर हम और थोड़ा बात करें तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन से थे? इंडिया था, कजाकिस्तान था, चाइना था, कर्जिक रिपब्लिक था, पाकिस्तान था, रसिया था, ताजिकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। जब मैंने आपको बताया था कि SCO, जब SCO क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सुनो। तो एग्रीमेंट हुआ, सब लोग आए, है ना। जैसा कि कंट्री आप देख रहे हो, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? और मास मीडिया, नाम क्या है? मीडिया, मतलब बात किसके कर रहे हैं? मास मीडिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब मास मीडिया में नए इनोवेशंस की बात करेंगे, ये 8 कंट्रीज। बैंकिंग न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ICICI लॉम्बार्ड, नाम सुना है आपने? इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है ICICI का। ICICI डिपार्टमेंट का क्या है ये? बोलो जल्दी से। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, यस और नो? जल्दी बोलो, है कि नहीं? कंपेनियंस विद माइक्रोसॉफ्ट टू ऑटोमेट ऑडिट ऑफ सर्विस कॉल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो जनरल इंश्योरर है ICICI लॉम्बार्ड। तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है? टाइप किया है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जितने सर्विस कॉल्स होते हैं उसको हम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग में क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। एक्सपर्टाइज ऑफिसर कौन है आपके? गिरीश नायक। ये आप शायद ना पूछे आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है आपके। ICICI लॉम्बार्ड के CEO कौन है? भार्गव दासगुप्ता। भार्गव दासगुप्ता। ICICI लॉम्बार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है।
फाउंडेशन हुआ था 2001 में। आगे बात करते हैं, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन चाइना। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन चाइना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस नाम क्या है बताओ जल्दी से? ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। कॉन्फिडेंस। तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 14 से 16 अक्टूबर 2021 में होगा, और वो कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। कहाँ पे होगा? चाइना में। इससे पहले की बात करें तो कहाँ हुआ था? तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। ठीक है, क्लियर है ना? लेकिन इस बार की बात करेंगे 2021 में जो होगा वो बीजिंग चाइना में होगा, ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि इससे पहले जो हमारा एससीओ का मीटिंग कहाँ हुआ? एससीओ का मीटिंग कहाँ हुआ? शंघाई का। बताओ जल्दी। 15 जून 2001 शंघाई में हुआ था। यस और नो? अनाउंस हुआ था। यस और नो? बोलो। और कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे? 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। आगे की बात करते हैं। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी एक मीटिंग रखा। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर ने एक मीटिंग रखा। आप बताओ इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। यस, जयशंकर। ठीक है, तो उन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। जैसा कि मैंने बताया आपको 5 कंट्री का नाम, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक्चुअल में ब्रिक्स का क्या होगा? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। समझ में आ रही है बात? ये सुनो, बोलो। इंडिया का यहाँ लिखा नहीं है, ये 4 ही है, एक इंडिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस प्रोसेस में थोड़ी और बात हुई है कि ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा। मतलब वैक्सीन डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। बातें जो जितनी भी हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ साथ वैक्सीन डेवलपमेंट की भी बात की गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बाद साउथ अफ्रीका जो 2010 में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को, और इस बार जो 2021 में समिट होने वाला है उसका कौन सा एडिशन है? ये 13th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ब्रिक्स समिट 2021 जो हुआ उसका कौन सा एडिशन हुआ इंडिया में, तो आपको याद रखना है कौन सा एडिशन इंडिया में, कह रहा हूँ सॉरी, इस मतलब इंडिया में ही होगा। तो इंडिया विल होस्ट द 13 ब्रिक्स समिट इन 2021। ठीक है ना? बोलो, अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो 2021 का जो ब्रिक्स समिट होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा। यानी हमारे चाइना सब लोगों को बुलाया जाएगा, अगर कोरोना ठीक रहा तो, नहीं तो वर्चुअल ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलो इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरे सेतु, क्या नाम है? एक्स रे, एकदम अच्छे से लिख लो, बता रहा हूँ एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100%। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन वाया व्हाट्सअप। तो एक्सरे सेतु लॉन्च टू डिटेक्ट कोविड इन रूरल पॉपुलेशन वाया व्हाट्सअप। ठीक है, तो गांव में जो रहेगा, नाम क्या है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है एक्सरे सेतु। क्या है? एक्सरे सेतु, जो किस में मदद करेगा? कोविड-19। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे। तो सिर्फ इतना करना है कि चेस्ट एक्सरे कराइए आप गांव में, फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सअप भेजिए, हम बता देंगे आप पॉजिटिव है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? ये सुनो, जल्दी बोलो। अभी गांव वाले के पास एक्सरे मशीन तो होता नहीं है, हर जगह एक्सरे मशीन अवेलेबल नहीं ना है बाबू। ये सुनो, जल्दी बताओ। तो क्या है भाई, आप एक्सरे कराइए अपने चेस्ट का, फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको 1 घंटे में, 2 घंटे, 5 घंटे जो भी है आपको बता दिया जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। सीधी सीधी बात है, जैसा कि सीधा सीधा देख रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरे सेतु विल ऑपरेट थ्रू व्हाट्सअप। इट विल आइडेंटिफाई कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इवन फ्रॉम लो रिजोल्यूशन चेस्ट एक्सरे इमेजेस सेंट ओवर व्हाट्सअप बेस्ड चैटबॉट। तो चैटबॉट नाम का एक व्हाट्सअप का एक रहेगा, ग्रुप रहेगा, आप कह सकते हो। उसमें अगर आप, अब देखो गांव वाले के पास वो बढ़िया वाला फ़ोन भी तो नहीं होता है ना, तो अगर
नॉर्मल फ़ोन भी है, बस फ़ोटो खींच के अगर भेज दो, हैं, रिजोल्यूशन अगर ख़राब भी रहा तो चेस्ट का एक्सरे देख के बता देंगे कि पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है, बुखार उखार आ रहा है, तो वही दवाई चलाओ जो कोरोना में चलता है, और नहीं है तो फिर नॉर्मल दवाई से ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो कोरोना का दवाई चलेगा फिर। तो कहीं भी शहर में इधर उधर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेस्ट का एक्सरे भेज दीजिए आप। बस इतना याद रखना, इसका नाम क्या है, क्या नाम है, जल्दी बताओ। एक्सरे सेतु, एक्सरे सेतु, ये याद रखना, ठीक है। आत्मा का एक्सरे होगा। इसमें बात करते हैं आर्ट पार्क। आर्ट पार्क नाम रखा गया है, तो ए से हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया, ठीक है। ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अभी मैंने बात किया था, हम लोगों ने बात किया कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या साइंटिफिक चीज़ें हैं वो बेंगलुरु में बनती है या आईआईटीज़ में बनती है, ये सुनो। तो इस बार बेंगलुरु में बना है। कहाँ बना, ये कहाँ बनाया गया बताओ जल्दी से। बेंगलुरु में बनाया गया, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मदद किया है बनाने में। और अगर हम बात करें तो हेल्थ का टेक स्टार्टअप था निरामई एंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूज़। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि पहले क्रिकेट टीम लिमिटेड थी वर्ल्ड कप में, अब 14 टीम खेलेगी। कितने टीम खेलेगी बोलो? इस बार जो वर्ल्ड कप 2027 में अगला वर्ल्ड कप होना है, ये सुनो, और एक्चुअल में 23 में भी होना है, ये सुनो, 23 में भी होगा ना, 15 में हुआ, 19 में होगा, 23 में होगा, 2 साल बाद वर्ल्ड कप। अरे बोलो ना, होगा ना। अच्छा, आपको पता है ना कि एक नया कंट्री भी, अफगानिस्तान भी शायद, आई थिंक कंट्री आया था ना वर्ल्ड कप में, जिसको अमेरिका स्पॉन्सर किया था, आया था ना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान था या कौन सा कंट्री था? अफगानिस्तान था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है, तुम लोग को मुझे तो कंफर्म था ही, बट तुम लोग को कंफर्म कर रहे थे। तो इंटरनेशनल आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, उन्होंने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 और जो 31 में होगा, विल अगेन बी ए 14 टीम 54 मैच टूर्नामेंट। तो कितने टीम पार्टिसिपेट करेंगे? कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 14 करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ, जो बीत चुका है, उसमें सिर्फ 10 कंट्री ही पार्टिसिपेट की थी, है ना। 2015 में कंपेयर टू 14 टीम्स इन द 2015 वर्ल्ड कप। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें 14 टीम थी, फिर 4 टीम को हटा दिया गया 2019 में। अभी फिर से क्या कर रहे हैं वो, जो 2027 का वर्ल्ड कप होगा उसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, वनडे वाले एग्जाम जो होते हैं। 27 से 31 में कितने, अभी क्या मतलब इतना बकवास क्वेश्चन पूछा रेलवेज़ में ये पूछा गया, अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उससे पूछा गया था, वर्ल्ड कप में इंडिया कितनी बार जीता है? वर्ल्ड कप में इंडिया कितनी बार विनर रहा है? सॉरी, वर्ल्ड कप विनर नहीं पूछा था, कितनी बार फाइनल में गया है? वर्ल्ड कप में इंडिया कितनी बार फाइनल में गया है? अब नेचुरल सी बात है, जब जीता होगा तो फाइनल में तो गया ही होगा, बोलो भाई। 1980 जीतेगा तो फाइनल में गए बिना तो जीत नहीं सकता है, ये सुनो। एक बार जो पुतला जला दिया था 2011 की आई थिंक बात थी, तो उस समय पे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच हुआ था, तो पूछा गया था कि फाइनल मैच में कब कब इंडिया गया है। सेमीफाइनल पूछता तो टफ हो जाता, लेकिन फाइनल में पूछा था कि फाइनल में इंडिया कब कब गया था। 1983 में गया था, यस और नो बोलो। फिर उसके बाद कब गया था बोलो जल्दी से? 2011 में गया था, यस और नो। 2019 में फाइनल में गया था, यस और नो। गया था नहीं गया था? नहीं गया था बाबू, 2019 में नहीं गया था, सेमीफाइनल तक ही रह गया था। 2015 में आई थिंक गया था। तो लगभग 3 इसका करेक्ट आंसर था, तो देख लेना तुम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो अभी फ़िलहाल आपके लिए नया क्वेश्चन बनकर जो आ रहा है वो ये है कि
14 टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो हाउ मेनी टीम विल पार्टिसिपेट इन 2027 एंड 20 वर्ल्ड कप? तो सीधा सीधा है 14 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 के ग्रुप में बनाया जाएगा, सेमीफाइनल फाइनल खेला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और T20 वर्ल्ड कप 20 टीम का होता है, ये तो आपको मालूम ही है। एक्सपेंड द मेंस, नहीं मालूम नहीं है, 20 टीम खेलेगी इस बार। हर 2 साल के बाद होता है, 2024 से 30 के बीच में जितने भी टूर्नामेंट होंगे हर 2 साल के बाद, 24, 26, 28, 30, उसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करेगी बताओ? T20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेगी? 20 भी। लगता है चाइना भी खेलेगा, पता नहीं अब खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उनका पर्सनल मामला है। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके लिए कि आईसीसी के चेयरमैन का नाम क्या है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन हम सीईओ की बात करें, मनु सावने। मनु सावने बने हैं आईसीसी के नए चेयरमैन, या फिर ऑलरेडी चेयरमैन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, चलो 3 जून को हम क्या मनाते हैं भाई? वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को हम मनाते हैं। जो लोग भी बाइसाइकिल चलाते हैं एक दिन के लिए, उनका हेल्थ थोड़ा ठीक रहेगा कंपैरेटिवली। ठीक है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर द एज ऑफ 20। तो अगर एक दिन भी आप बाइसाइकिल चलाते हो आधे घंटे के लिए भी, तो आपका हेल्थ जो है ठीक रहेगा। मॉर्निंग में जनरली लोग वॉक कर लेते हैं, लेकिन बाइसाइकिल नहीं चलाते। बाइसाइकिल चलाने से हेल्थ भी अच्छा रहता है। ठीक है, 3 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। इस प्रोसेस में एक बेनिफिट ये भी है कि अगर एक दिन ऐसा हो कि हर दिन मतलब सैटरडे को सिर्फ बाइसाइकिल से ही लोग ऑफिस जाएं, तो उस दिन पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, यस और नो, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इन्वायरमेंट भी हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इट्स एम्स टू इलेक्ट्रिक प्रमोट कार बाइसाइकिल एमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कहा जा रहा है कि छोटे डिस्टेंस के लिए आप साइकिल का यूज़ करें, बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, मिसलेनियस, कुछ लोग होते हैं कि घर के थोड़ा भी दूर जाना है, बाइक निकाले भाजी लेकर आ रहे हैं। तो अब अगर आप कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो बाइक से, मतलब बाइसाइकिल से, तो आप क्यों मतलब अननेसेसरी पेट्रोल जला रहे हो? इसलिए नहीं कि आप पैसा ज़्यादा हो गया, इसलिए कि इन्वायरमेंट का भी थोड़ा देखो। चलिए अगला लिफ्ट में भी बाइक इस्तेमाल करें। मिसलेनियस की बात करें, तुम बकवास ना करो। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाएगा ये। ठीक है, कि एशिया पैसिफिक का साइबर सिक्योरिटी काउंसिल खोलने वाला फर्स्ट एवर। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई टर्म में फर्स्ट लिखा जाए, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इससे पहले कोई और किया था Yes, तो sir. कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट बोल रहा है, चाहे एशिया में बोल रहा हो, यूरोप में बोल रहा हो, यूएस वर्ल्ड में बोल रहा हो, या इंडिया में बोल रहा हो, यानी फर्स्ट एवर अगर हम बात करें तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, समझ में आया बात? यस और नो? सीईओ की बात करें सत्या नडेला, हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन यूएस। तो आप देख रहे हो वाशिंगटन हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ये सब का हेड ऑफिस कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? बताइए ज़रा। वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऐसा आपसे पूछेगा नहीं कि इसका जगह कहाँ पे है, तो रेडमंड में है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन से पार्क में है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये 4 जून का आपने देख लिया। वेट फॉर 30 सेकेंड, आप लोगों को ये वाला मैं दिखा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर सुनाई दे रहा है आपका आवाज? You can't hear you, sir. सर आपकी
आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिखाई दे रहा है सबको? ये सोनू बोलो। तो ये 17 जून का है। इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि सारा पॉइंट बाय पॉइंट ये सारा आपको बनाया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर जीके में आपको 25 क्वेश्चन हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम, अगर 25 क्वेश्चन हुआ तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन किसका होगा? किसका होगा? बोलो जल्दी से बोलो। करंट अफेयर्स का होगा। यूपीएससी में तो 60% यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछेंगे। 60% मतलब 50 to 60% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से होगा। 60%। करंट अफेयर्स से होगा, लेकिन करंट अफेयर्स में भी टॉपिक वाइज रहेगा आपका, है ना, टॉपिक वाइज। चल ओके सर। वो सर सब पे ध्यान एग्जाम ना का दो, डेट अपना कैंसिल सिलेबस हुआ है कंप्लीट अभी? करो बस। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट करो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि सिलेबस हो जाए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एग्ज़ाम रहता रहेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अच्छे से स्टडी करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप खुद ही बताओ मुझे, छोटा सा बात करो, मैं 1 मिनट टाइम लूँगा, 30 सेकंड लूँगा टाइम। मान लो जब आप स्कूल में थे, क्लास 8th में थे मान लो, है ना, और आपका फाइनल एग्ज़ाम होता था, स्कूल का ही एग्ज़ाम होता था, तो ओके मुझे सर। बताओ कि अगर 10 चैप्टर हैं आपके तो 10 चैप्टर पढ़ना पड़ता था। मान सर। लो फिजिक्स ही ले लेते हैं, मान लो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, और आपको पता था 100 मार्क्स का आने वाला है, 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब फिजिक्स शायद नहीं चलता था 10th में ना, कोई सब, चलो मैथ ही ले लेते हैं, मान लो मैथ, है ना, मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स का आता था। अब अलग अलग चैप्टर्स थे, मान लो 15 चैप्टर था। अब मुझे बताओ कि तुम अगर 10 चैप्टर के ही क्वेश्चन करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स करके जाओगे, 5 चैप्टर तुमने कभी नहीं पढ़ा, तो क्या आप मुझे बताओ कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते एग्जाम में? बड़े बड़े 5-5 नंबर वाले नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे, सीधा बात है। वैसे ही तो नहीं गवर्नमेंट कर एग्जाम में पाएंगे सर। अगर आप कोई टॉपिक नहीं करोगे और नहीं प्रैक्टिस करोगे, बस गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और वो टाइप में होता था सब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन के आपको 8-8 नंबर मिल जाते थे, और अभी 1 नंबर मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है कि नहीं, बोलो। लेकिन आप सिलेबस नहीं करोगे कंप्लीट तो आप नहीं कर पाओगे पास। आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम का मामला। गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर चाहे आपका 100 नंबर का हो, 150 का हो, 200 का हो, 400 का हो या 600 का हो, अगर गवर्नमेंट एग्जाम में 75% मार्क्स ला रहे हैं आप ऑफ टोटल, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सुनो, आप लोग स्कूल में 75% आया था या नहीं आया था, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू आस्क विथ एनीवन, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में 70, अगर आपका क्वेश्चन 100 मार्क्स का है तो 75 मार्क्स ले आओ, 100 में आप सेलेक्ट हो जाओगे गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। बट वो सब चीज़ क्या, तो सब प्री मार्क्स का होता है? जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम्स होंगे वो कितने अरे मार्क्स भाई का होगा आपको सर? मिला नहीं है, आप गूगल पे एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखे हो? हाँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न देखे नहीं हो, कितने मार्क्स का क्या? सर एग्जाम देखिए, अरे पर सर उतना क्या है, समझ में नहीं आया इसलिए। ठीक है सर। 17 जून की बात करते हैं, कल की बात है। डीप ओशियन मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, डीप ओशियन मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है डीप ओशियन मिशन। इससे क्या बेनिफिट होगा कि डीप ओशियन से हमारे जितने रिसोर्सेज हैं वो हम निकाल सकें, उसका यूज कर सकें, और सी का जितनी भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। इसका हम 5 साल में हम लगभग एस्टिमेट किए हैं 4077 करोड़ होगा। कितना होगा? 4077 करोड़। तो अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन है, जल्दी बताओ? डॉक्टर हर्षवर्धन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अगला पॉइंट है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया इनिशिएटिव। O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या? प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी अभी, है ना, तो उसके लिए प्रोडक्शन मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए अगला पेंडेमिक आए इससे पहले हमें रेडी रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन का क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें। तो प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया, O2 फॉर इंडिया स्टार्ट किया गया है। बात क्लियर है सबको? ये सुनो जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तेलंगाना आर्टिफिशियल। देखो इसमें एग्ज़ाम में कैसे आएगा, ऑप्शन दे देंगे प्रोजेक्ट ऑक्सीजन इन इंडिया, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर इंडिया, है ना, ऑक्सीजन फॉर इंडिया प्रोजेक्ट, ऐसा नाम दे देंगे। तो नाम के साथ हेरा फेरी करेंगे, समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाम प्रोजेक्ट ऑक्सीजन के लिए, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फुलफिल करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई इन इंडिया, फुलफिलिंग ऑक्सीजन इन इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। तो क्या आंसर रहेगा, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। क्लियर है? तो इसी टाइप से इसका नाम को थोड़ा हेरा फेरी करके, चेंज करके वो क्या करेंगे, देंगे आपको। चलो फिर से देखो एक नया तेलंगाना चीज़ लेकर आया है। क्या, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च्ड रेव अप। क्या नाम है, रेव अप। नाम क्या है बताओ, रेव अप, रेव अप टू एनेबल एंड एम्पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है तेलंगाना ने, जिसका नाम है रेव अप। रेव से आप सोच सकते हो रिवॉल्यूशन जैसा टर्म आप सोच सकते हो। तेलंगाना का कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। सौंदरराजन जी का वहाँ पर गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के क्या है, चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है। और सौंदरराजन जी वहाँ के क्या हैं, गवर्नर है। माइक्रोसॉफ्ट के पहले जो CEO थे, जिसका नाम सत्या नडेला है, जो CEO थे अब उनको चेयरमैन बना दिया गया है। यस और नो? देखो चेयरमैन, वैसे हम बात करें चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पहले मतलब फाउंडर कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ, बोलो, माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स। यस और नो? अरे बोलो, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ, सॉरी फाउंडर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट? तो बिल गेट्स फाउंडर। लेकिन चेयरमैन की बात करें तो नए चेयरमैन बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता है CEO और MD और चेयरमैन दोनों अलग अलग पोस्ट होता है, ठीक है। MD का पोस्ट अलग होता है, चेयरमैन का पोस्ट अलग होता है। तो सत्या नडेला बन गए हैं क्या, नए चेयरमैन, ठीक है। समझ में आ रही बात? और किसके आगे, किस पीछे कौन छोड़ा, किसको छोड़ा पीछे, यानी किसके जगह पर आए हैं, स्टीव बॉलमर के जगह पे आए हैं। किसके जगह पर आए हैं जल्दी बताओ, स्टीव बॉलमर की जगह पे। नेक्स्ट, चलो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला थे, अब चेयरमैन उनको बनाया जाएगा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत अच्छा बैंक है भाई, हर बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो यही आगे आके देता है इंडिया को। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्स $484 million लोन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड रोड नेटवर्क इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में रोड नेटवर्क अच्छा हो, उसके लिए सरकार ने लोन लिया हमारे, कौन से बैंक से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चेन्नई से कन्याकुमारी तक का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, चेन्नई से कन्याकुमारी तक, और $484 मिलियन का क्या होगा, लोन सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है। और कौन देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। तो देख सकते हो आप कि हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। अगर हम कंट्रीज़, कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब कितने मेंबर्स हैं, 68 मेंबर्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि 49 मेंबर्स एशिया पैसिफिक रीजन के हैं, और
उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। करंट प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु असाकावा। क्लियर है। आईआईटी बॉम्बे होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज 2021। तो अभी रिसेंटली कल की बात है कि आईआईटी बॉम्बे ने कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स का जो नेटवर्क है, ब्रिक्स का नेटवर्क कौन कौन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो नेटवर्क है यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं, उसको होस्ट किसने किया, आईआईटी बॉम्बे में किया। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी 3 या 4 बार लेक्चर यहाँ पे दे चुका हूँ आईआईटी बॉम्बे में अकॉर्डिंग टू माय साइबर क्राइम रिसर्च। तो इज़ होस्टिंग ए 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, क्लियर है, बोलो। और कौन सा नंबर का था, 13th ब्रिक्स समिट 2021। तो जैसा बात हुई थी कि इंडिया में होगा, तो कहीं ना कहीं कहाँ हुआ, आईआईटी बॉम्बे में। और ब्रिक्स नेटवर्क कॉन्फ्रेंस का यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, किसका है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली एड्रेसेस 5th एडिशन ऑफ विवा टेक इन पेरिस। तो विवा टेक नाम क्या है, 5th एडिशन ऑफ विवा टेक कहाँ पे किया उन्होंने, पेरिस में किया। विवा टेक पेरिस में किया। ठीक है। इसमें अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया वर्ल्ड को कि आप आइए, हमारे 5 जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक टेक्निकली अगर हम बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम और कल्चर में ओपन है, आप चाहें तो हमें हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर क्या हुआ सर, जल्दी चालू हुआ, लेक्चर चल रहा है जल्दी चालू हुआ कंटिन्यूअस क्या, 5 बजे से चालू है लेक्चर? ठीक है। नहीं वो, अच्छा वो जल्दी नहीं हुआ नहीं, क्या? एक्चुअल में लेक्चर अभी जीके का ही 6:30 चल रहा है, था ना, इंग्लिश का इसलिए स्टार्ट मेरे नहीं को हुआ लगा। है। अभी लेक्चर जीके का ही चल रहा है। अभी मैं अगर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा, जीके का भी कर रहे हैं, अभी देख कंटिन्यू लेता हूँ मैं क्या कंडीशन। अभी तक तो लाइट का इश्यूज तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लास्ट ओके 5 ओके मिनट ओके। को रैप अप कर लेते हैं, फिर देखता हूँ मैं कि इंग्लिश का कंटिन्यू करना है या नहीं सॉरी करना सॉरी है। सर। ठीक है, सर कोई बात ओके, नहीं। ठीक है ना। तो अगर हम कल बात सर सॉरी करते सर हैं डिस्टर्ब किया, कंटिन्यू तो करो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जैसे बात हो रही है, टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम और कल्चर। अब बहुत सारे जॉब वाले लोग होंगे, वो अभी लाइन पे आ गए होंगे, जो भी है। ठीक ठीक है। तो और अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, टेल मी। एमेनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्पेन के भी पार्टिसिपेट किए हैं, मिस्टर पेड्रो सैंचेक पेड्रो सैंचेक ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या कि आप आइए, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। 5 अलग अलग पिलर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे कल्चर, इकोसिस्टम, कैपिटल, टैलेंट और मार्केट के ऊपर। चलिए, पॉलिसी बाजार गेट्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस। पॉलिसी बाजार गेट्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस। तो इसमें आपको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, इसका इंश्योरेंस कंपेयर किया, आप देखते होंगे टीवी पे आता है कि आपने इंश्योरेंस कंपेयर कीजिए और बेस्ट से बेस्ट ऑफर जो दे रहा है वहाँ पे लीजिए। देखिए अभी तक क्या है कि एक तरह से सिर्फ वेबसाइट था। क्या था ये, एक वेबसाइट था, समझ रहे हो मेरी बात, ये सुनो। लेकिन इसको अब लाइसेंस दे दिया आरडीआई ने, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देख रहे हो आप, इसको लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस देने का मतलब ये होता है कि इसके पास बहुत सारे लोग चाहें तो डायरेक्ट पॉलिसी बाजार.com से क्या ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। जबकि पहले क्या करना पड़ता था कि LIC.com पे जाते थे, फिर हम LIC से कराते थे, मैक्स इंश्योरेंस कंपनी पे जाते थे, पंजाब PNB मेट लाइफ पे जाते थे, वहाँ पे जा कर के पर्टिकुलर जा कर के हम परचेज करते थे अपना, फिर उसके बाद प्रीमियम भरते थे। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि लाइसेंस दे दिया कि अब तुम पैसा ले सकते हो। पैसा लेने का मतलब कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकते हो।
ठीक है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, यानी कहीं ना कहीं सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी नहीं है। ब्रोकर का मतलब क्या होता है, ये बताओ। आप फ्लैट लेने जाते हो तो क्या ब्रोकर आपको एक ही फ्लैट दिखाते हैं, 4-5 फ्लैट दिखाता है? जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, 4-5 दिखाता है। अब इसका मतलब क्या, ब्रोकर किसी की बुराई करता है या सबकी तारीफ करता है? बोलो। तारीफ, अब तारीफ भी करता है सबकी, ये बात तो सही है, बट ये भी तो बोलता है कि भाई साहब का बजट कितना है, तो आप बोलते हो सर मेरा बजट 50 लाख है, तो आपको वही फ्लैट दिखाता है जितना आपकी औकात होती है। हाँ। यस और नो? तो सामने वाला policybazaar.com भी क्या कर देता है, अगर वो रेगुलर टेलीफोनिक कॉल के थ्रू या फिर आपका ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका बजट देखता है कि भाई आप क्या क्या फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको ये प्रीमियम भरना पड़े और ये कंपनी आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो उस तरह से policybazaar.com पहले सिर्फ एक कंपेयर करने वाला वेबसाइट था, लेकिन अब इसको लाइसेंस दे दिया कि ठीक है तुम ईमानदारी से क्या करो, मतलब यू आर लाइसेंस टू टेक। तो ध्यान से देखिए, ब्रोकिंग लाइसेंस विल अलाउ द कंपनी टू वेंचर इट सेगमेंट which it could not do in the past, like claims assistance, offline services, and establish points of presence network. Presence Policy Bazaar has a network share of 25% in the life insurance segment, while 10% the health insurance. देखो एक बात और बताता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो, लेकिन ठीक है, मान लीजिए कि किसी ने वो लिया, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस लिया, ठीक है, और परचेज कहाँ से किया, policybazaar.com से किया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों को पता होगा कि पॉलिसी में कि एक आदमी आता है, एजेंट जिसको बोलते हैं, यस और नो, एजेंट बोलते हैं। हाँ भाई, मान लो ये जॉब करता था पंजाब नेशनल बैंक में। कहाँ करता था जॉब? पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, आपने इससे ले लिया और आप पे कर रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाद में ये एजेंट छोड़ के चला गया, मान लो कैनरा बैंक। कहाँ चला गया? कैनरा बैंक, या फिर LIC ज्वाइन कर लिया या चला गया। अब आप इसको फ़ोन करोगे तो फ़ोन तो उठाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए दूसरे पर्टिकुलर पर्सन क्या होते हैं, अलॉट होते हैं पंजाब नेशनल बैंक से। यस और नो? तो आदमी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड, आदमी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना कि अब नया हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन, कि अगर घर में डेथ हो गया किसी का तो हम किससे बात करें। हालांकि एक देयर मस्ट बी वन पर्सन हु शुड असिस्ट कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड। यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये तो छोड़ के चला गया जॉब, तो देयर शुड बी 1% फ्रॉम द PNB इटसेल्फ। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है या इश्यूज आते हैं, तो उस टाइम पे कौन काम करेगा? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार का एक एग्जीक्यूटिव हमेशा आपके साथ रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो और आपका सारा क्लेम करना, असिस्ट करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना, और आपका प्रॉपर जो वेरिफिकेशन होता है वो सारा चीज़ करने के लिए एग्जीक्यूटिव रहेगा आपका। तो इसके लिए लाइसेंस किसने दे दिया? IRDAI ने कर दिया, जो क्या है कि आप जो है इनका पेमेंट भी लेने के लिए असिस्ट कर सकते हैं और इनका क्लेम को भी सेटल करने के लिए क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं। समझ में आया बात? सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बताओ। ठीक है, पॉलिसी बाजार के CEO का नाम कहें तो वो है यशिस दहिया। नाम क्या है? यशिस दहिया। PO policybazaar.com के क्या है? बोलो क्या है? CEO है। फाउंड कब हुआ था? 2008 में इसका हुआ था। हेड क्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। ICICI बैंक ने एक लॉन्च किया है, ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स, स्टॉक फॉर कॉर्पोरेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, जो प्रोमोटर्स हैं यानी कंपनी के मालिक हैं, या ग्रुप कंपनीज हैं, या एम्प्लॉयज़ है, या डीलर्स है, वेंडर्स है, या ऑल स्टेक होल्डर्स है, उसके लिए एक सिंगल ग्रुप बना दिया उसने स्टैक की तरह। समझ में आ रहा है? यानी 360 डिग्री सॉल्यूशंस, हर तरह का बैंकिंग रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो प्रोमोटर के साथ तो ICICI बैंक खड़ा है। अगर लोन की मतलब अगर प्रोमोटर को चाहिए बैंकिंग लोन या ग्रुप कंपनीज को चाहिए तो इसके लिए ICICI बैंक ने ICICI स्टैक पे जाकर के बोला रजिस्टर कर दीजिए आप। अगर किसी को पर्सनल लोन चाहिए एम्प्लॉय को तो आपको मिल सकता है, डीलर्स को भी मिल सकता है, वेंडर्स को मिल सकता है, यानी कंपनी के कोई क्लाइंट्स हैं तो उनको चाहिए तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। लेकिन याद रखिएगा ये कॉर्पोरेट का मामला है। ठीक है, समझ में आया बात सबको? हेड क्वार्टर की बात करें तो क्या है?
मुंबई में है। Yes. संदीप बख्शी सीईओ हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा जाएगा। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। चलो डिफेंस की बात कर लेते हैं। डिफेंस न्यूज़ एनडीए वाले ध्यान रखेंगे। 499 करोड़ का 499 करोड़ रुपए का इनोवेशंस के लिए खर्च किया जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला। लगभग 500 करोड़ से एक थोड़ा कम इनोवेशन के लिए, यानी डिफेंस में क्या नई चीज़ें लाई जा सकती है, ठीक है, क्या नया टेक्नोलॉजी लाया जा सकता है, उसके लिए 500 करोड़ का, लगभग 500 करोड़ यानी 499 करोड़ एग्जैक्ट की बात करें तो 498.8 करोड़ फॉर आईडेक्स डीओ यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। आईडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ठीक है। डिफेंस इनोवेशंस ऑर्गेनाइजेशन, DIO का फुल फॉर्म है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी 5 साल की बात कर रहे हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें बोला जा रहा है 300 नए स्टार्टअप, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को क्या किया जाएगा, सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, और इनोवेशन को क्या किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि डिफेंस सेक्टर में वो क्या अपना योगदान दे सकते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राजनाथ सिंह अप्रूव्स न्यू पॉलिसी फॉर डी क्लासिफिकेशन Yes. ऑफ वार हिस्ट्री। डी क्लासिफिकेशन ऑफ वार हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह, आपका डिफेंस मिनिस्टर, ये सबको पता होगा। आर्चीविंग, डी क्लासिफिकेशन, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ वार एंड ऑपरेशन हिस्ट्रीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमें जितने भी वार हुए थे, ठीक है, उसका सारा डिटेलिंग करनी है हमें, ठीक है। कमेटी बैठाया जाएगा कि क्या चीज़ें ठीक हुई, क्या चीज़ें कमी रही, और क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको पता है, जैसे 1964 के अंदर हमारा एक रिपोर्ट बना था, इंडिया और चाइना का वार हुआ था, चाइना और इंडिया का, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं था। क्या था? ऑटोमेटिक नहीं था। लेकिन अब सब चीज़ें क्या होगी, पूरा डिटेल से लेके सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। पहले सब चीज़ें ह्यूमन प्रोड्यूस्ड था। अब एग्जांपल लो, वार हुआ, सपोज करो, एक बात बताओ, यहाँ पे चाइना के लोग खड़े हैं, समझ रहे हो मेरी बात? सुनो, मेरी बात सुन रहे हो सब लोग? सब बंदूक लेके खड़े हैं, और यहाँ से इंडिया का रोबोट हवाई जहाज से उतरा और रोबोट आगे बढ़ रहा है और बंदूक चला रहा है। बताओ, हमारा आदमी मरेगा? कोई भी बोलो भाई, रोबोट गोली चलाएगा तो आदमी मरेगा क्या? बोलो, हाँ जी बोलो। अब एक बात और बताओ, जैसे पहले टैंक होता था, टैंक को चलाने के लिए आदमी को बैठाना पड़ता था। आदमी बैठा है, हालांकि ऐसा होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, काम चल रहा है इस इनोवेशंस पे। हालांकि मैंने एक प्रपोजल भेज दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि अगर ऐसा हो सके कि जो पहली बात की जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं या फिर जो लोग भी बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, उनके पास एक ऐसा मशीन होना चाहिए कान में, एक छोटा सा, जो कि पता ना चले, वो ऑटोमेटिकली सामने वाले के लैंग्वेज को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक इनकोड कर दे, किस में, हिंदी में या इंग्लिश में। अगर चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? चाइनीज़ है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे, तो सामने वाला अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, हाँ। चिल्लम चिल्ली कर रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसकी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। नहीं तो कूँ कैं कूँ चैं चूँ करते रहेंगे वो, है कि नहीं? तो समझ में आया ना। और दूसरा प्रपोजल मैंने भेजा है, मतलब प्रपोज किया है कि हमारे जो भी होते हैं तो हमारे सब चीज़ें ऑटोमेटेड होना चाहिए। मतलब टैंक लगा है बट आदमी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रोबोट भी फिट किया हुआ है, बस हेडक्वार्टर से सिग्नल आएगा, यहाँ से तोप से बंदूक निकल जाएगा, गोली निकल जाएगा, सॉरी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलो। अगर हम फायरिंग की बात करें तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है, क्या बोल रहे हो? हाँ, ड्रोन तो ऊपर से काम करता ही करता है, वो तो ठीक है, ड्रोन तो डिटेक्ट किया जा सकता है ना, देख सकते हैं ना, मेरी बात समझ रहे हो? ड्रोन को तो देख लेंगे ना वो लोग नेविगेशन से, ठीक है ना। लेकिन अगर रोबोट्स को भी हम रिप्लेस कर पाएँ तो चीज़ें और भी बेनिफिट हो सकता है। और रोबोट्स क्या होगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है कि किस जगह पे नेविगेशन, क्योंकि इसे ह्यूमन डिटेक्ट नहीं कर सकता ना ऑन स्पॉट पे कि कौन से जगह से बंदूक का गोली आने वाला है, जबकि रोबोट नेविगेशन के थ्रू क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है
मतलब अगले 5 माइक्रो सेकेंड में, 10 माइक्रो सेकेंड में डिटेक्ट कर लेगा कि बंदूक का गोली किधर आ रहा है। जो चीज़ें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, और जिस जगह पे, जैसे एक है नाग, आपको शायद पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो जिस जगह पे अगर वो पीछे पड़ गया तो वो ब्लास्ट करके ही छोड़ेगा। तो वैसे ही ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। डिफेंस वाले, इंडिया वाले स्टूडेंट ध्यान रखना कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी बंदूक किधर से आ रही है तो हमारा फायरिंग जब तक वो हमारे बॉर्डर के क्रॉस करे, इससे पहले हमारी फायरिंग हो जानी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं आ रहा है? समझ रहे आ रहा है? अगर वो ब्लास्ट किए तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और अभी क्या करते हैं, ओवर एंड आउट चलता रहता है। यस और नो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से डायरेक्शन। अब सामने वाला बंदूक चलाएगा या फिर मोबाइल पे देखेगा कि बंदूक गोली किधर से आ रही है? नहीं ना। यस और नो। तो लेकिन ये काम टेक्नोलॉजी कर सकता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप फायरिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली दुश्मन जो बैठे हैं अपोजिट साइड में उनका खात्मा किया जा सकता है। तो रोबोट से अगर कर लें तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे इनोवेशंस की बात की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नहीं, इम्पॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो ड्रॉट डे के नाम से जाना जाता है। मतलब कल की बात है, मतलब जो सूखा पड़ा था, वर्ल्ड डे सूखा जो पड़ता है, तो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। आपको पता है कि अगर सूखा पड़ गया तो सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और आदमी को पानी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए 17 जून को ड्रॉट डे भी मनाया जाता है। देखो, आप सूखा पड़ गया है तो पेड़ पौधा निकलेगा नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे इंसान को ही नुकसान होने वाला है। सूखा पड़ेगा तो 17 जून को मनाते हैं हम लोग। 21 जून को हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो 3 दिन के बाद हमारा योगा डे आने वाला है। ठीक है, यस और नो, जल्दी बताओ। 21 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे, सॉरी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, तो अवेयरनेस ऑफ ये ड्रॉट डे समझ में आ गया सबको। और इसका हम थोड़ा थीम की बात करें तो रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बेटर बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक लेटर विथ हेल्दी लैंड। ठीक है, समझ में आया बात? क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। सिप्री ईयरबुक, चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। देखो, आप देख पा रहे हो कौन कौन कंट्री है जो तीनों एक दूसरे से भिड़े रहते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भैया कुछ भी हो जाए, न्यूक्लियर का वेपन यूज नहीं करने का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें, चाइना इंडिया पाकिस्तान, सिप्री। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ईयरबुक निकाल दिया गया है और उसमें जितने भी आर्मामेंट्स हैं, किस कंट्री के पास क्या है, जैसे इंडिया के पास कितने टैंक हैं, कितने मिसाइल्स हैं। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? यस और नो? ठीक है, तो उसका उपयोग नहीं करना है, ये बात तो थोड़ा ज़रूरी है ही। और उसकी इन्वेंट्री की बात करें तो इंडिया के वर्ल्ड में जैसे चाइना इन द मिडिल ऑफ द सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्री, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो अपीयर टू बी एक्सपेंडिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर की इन्वेंट्री किसके पास क्या है और कौन कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो इस प्रोसेस में हम थोड़ा सा देखेंगे कि पाकिस्तान के पास 165 वॉरहेड्स हैं। कितने हैं? हेड 1। पहले अगर 2020 में 160 थे, बट अब कितने हो गए? 165। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इंडिया के पास स्टार्टिंग से, यानी 2021 के जनवरी से बात करें तो 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो कंपेयर टू 150 एट द लास्ट ऑफ ईयर। तो टेक्निकली अगर हम बात करें, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग जानते हो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूक्लियर। जबकि चाइना के पास कितना है भाई? बोलो बोलो, 350। ठीक है ना, 350। तो इस
अगर हम न्यूक्लियर वेपन में आगे कौन कौन है, कौन कौन अच्छे कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियरली बहुत स्ट्रांग है, तो वो यूएस है, रसिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो आप देख रहे हो कि टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया का नाम आता है। यस और नो बताइए। आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का डिफेंस यूएस के बाद आता है नाम। यस और नो मालूम है आपको डिफेंस बजट में? यस और नो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जान लो कि इंडिया का बजट जो है यूएस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इंडिया का नाम आता है। तो टेक्निकली चाइना भी ऐसा नहीं है कि पीछे है, लेकिन बस हाँ बजट होता है। मान लो कि अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये में अगर मान लो कि 40 रुपये खर्च करता है यूएस, तो 35 रुपये खर्च करता होगा इंडिया, ऐसा समझ लो। जबकि 30-32 रुपये खर्च करता होगा पाकिस्तान या फ्रांस या यूके जो भी है, रसिया, है ना। ठीक है, इजराइल और नॉर्थ कोरिया भी। तो नॉर्थ कोरिया के जानते ही हो सिर्फ इंसान को, है ना, मालूम है ना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम अपन जोड़ जाड़ के बात करें तो लगभग सब टुगेदर पजेस 13,080 13080 न्यूक्लियर वेपन्स एट द स्टार्ट ऑफ 2021। अगर ये सारे न्यूक्लियर वेपन एक साथ चला दिए जाए तो इस दुनिया का अंत हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? है जी। एक न्यूक्लियर वेपन से एक स्टेट, एक कंट्री को उड़ाया जा सकता है। तो इतना अगर एक साथ यूज हो गया तो इस दुनिया में इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर का यूज़ जो है सिर्फ गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर का यूज़ सही चीज़ के लिए भी किया जाता है ना। जैसे न्यूक्लियर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो हमारा जैसे पेट्रोल डीजल से हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, तो न्यूक्लियर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक कार, व्हीकल, उससे हमारा बेनिफिट होता है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल ही हो, है ना, सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ना। चलो, रसिया और यूएस ने 90% ऑफ ग्लोबल वेपन्स का बताया है। रसिया और यूएस मिल करके अगर बात करें तो 90% ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने एक्सपेंशन दिखाया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मॉडर्न पार्ट की अगर बात करें तो इंडिया और रसिया और यूएस ने आगे दिखाया। सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में है। सिप्री का फाउंडेशन कब हुआ था? 6 मई 1966 में हुआ था। और सिप्री का डायरेक्टर का नाम क्या है? डैन स्मिथ। क्या नाम है? डैन स्मिथ। क्लियर हुआ सबको? यस और नो जल्दी बताओ। तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि सारे पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोलो। ठीक है, बोलो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग जीके का पार्ट का। ठीक है, और इंग्लिश का पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ओके आज का नेटवर्क का इशू। ठीक है, कल सेम 6 o'clock पे लॉगिन करेंगे इंग्लिश के साथ। ठीक है, डिटेल में। ओके, बाय। ओके सर। So we have covered the current affairs of between 1st June to 17 June. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram channel as well by typing Daily Current Affairs by Ravi Ranjan sir. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day